याद कीजिए दोस्तों, एक नारा, अब की बारी अटल बिहारी। और इसी नारे के साथ बीजेपी ने सत्ता के सफर की शुरुआत की थी। और इसी सफर में बीजेपी मोदी के सत्ता का में एक अकेला सफर भारी वाले मुकाम तक पहुंची। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे का सफर बीजेपी के लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोदी ने तीसरी बार सत्ता तो संभाल ली है, मगर सत्ता उनसे संभलते हुए नहीं दिख रही है। सत्ता के 2.5 महीने में ही मोदी को कितने बार अपनी बातों से और अपने फैसलों से पलटना पड़ा है, ये आप जानते ही है। यहाँ उसे दोहराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि जय श्री राम का नारा जो बीजेपी के लिए खास पहचान हुआ करता था, वो भी अब मोदी नहीं बोलते हैं, बल्कि मोदी अब जय जगन्नाथ कहते हैं। अपने नारों और अपने फैसलों से पलटे नरेंद्र मोदी अब माफ़ी मांगने को भी मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की गिरने से बीजेपी की सियासी धरती हिल सकती है, इसका अंदाजा शायद ही नरेंद्र मोदी को हो गया था। होने वाले नुकसान से बचने के लिए मोदी ने माफ़ी मांगना बेहतर समझा। हालांकि शिवाजी महाराज के नाम पर माफ़ी मांगते हुए मोदी ने जिस तरह से सावरकर को याद कर लिया, उसमें वो फंस गए हैं या फिर फंस सकते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास के इन दोनों किरदारों की तुलना नहीं हो सकती। दोस्तों, मोदी इसे अगर मुमकिन करना चाहेंगे तो बीजेपी के जड्डे और कमज़ोर ही करेंगे। वैसे भी सत्ता के तीसरे दौर में नरेंद्र मोदी पहले से कमज़ोर बीजेपी का ही नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यसभा में एनडीए बहुमत में आ गया है, लोकसभा में भी उसे बहुमत है, लेकिन इस गठजोड़ में अब कई दरारें नजर आने लगी है, जिन्हें ना छिपाना मुमकिन है और ना ही उनकी मरम्मत करना मुमकिन है, क्योंकि एनडीए में जेडीयू, टीडीपी, लोजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी पावर गुट जैसे कई गुट हैं, जिन्हें एक साथ साधना बहुत मुश्किल हो चला है। इधर दोस्तों, बीजेपी के हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता अपनी कठोरता वाली काबिलियत दिखाने के लिए जो फैसला ले रहे हैं, उन पर इंडिया गठबंधन तो बीजेपी पर सवाल उठा रही है। एनडीए के दल भी इस कठोरता से असहज हो रहे हैं, और ये सब उस वक्त हो रहा है दोस्तों जब विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग की तारीख आ चुकी है। हालांकि इसमें भी बीजेपी ने खेल कर दिया है। पहले हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर को होना था और नतीजे 4 तारीख को दोनों राज्यों के आने थे, लेकिन अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा यानी कि दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख बदल जाने से क्या क्या बीजेपी की किस्मत बदल पाएगी, ये देखना होगा। वैसे तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद दिल्ली और बिहार के चुनाव की भी बारी आ जाएगी, यानी कि एक के बाद एक चुनाव होना है। और मोदी जी पूरी तरह से उलझे हुए हैं और उलझे हुए दिख भी रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से कदम बढ़ाएं, किस तरह आगे बढ़े। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी जानकारी को पड़ताल करेंगे कि किस तरह सत्ता के तीसरे कार्यकाल में पूरी तरह नाकाम दिख रही है नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने से पहले। लेकिन देखते हैं मोदी का माफ़ीनामा जो उन्होंने महाराष्ट्र में पढ़ा है। देखिए ज़रा, पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ है, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा पुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य देव है। और मैं आज सर झुककर मैं मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनकी चरणों में मस्तक रख के माफ़ी मांगता हूँ। उनके चरणों में मस्तक रख के मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, ये खुद नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भाषण दिया है। आपने देखा किस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी। मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवता मानते हैं और उन्हें इससे गहरी ठेस पहुंची है, मैं उनसे सिर झुककर माफ़ी मांगता हूं। हमारा मूल्य अलग है दोस्तों, हमारे लिए हमारे देवता से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ शिवाजी को अपना आराध्य बताते हुए मोदी ने सावरकर भी याद कर लिया और कहा कि हम भी वो लोग नहीं हैं जो कि भारत माता के महान सपूत, इस धरती के सपूत वीर सावरकर को गाली देते हैं और अपमानित करते रहते हैं। विपक्ष को माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है।
वो अदालत जाकर लड़ने को तैयार है। मोदी की इस बात को सुनकर सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या मोदी यहाँ वीडी सावरकर को शिवाजी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि विपक्ष का विरोध सावरकर की विचारधारा से है, उस माफीनामे से है जो अंग्रेज हुकूमत के कैद से छूटने के लिए सावरकर ने दिया था। लेकिन दोस्तों शिवाजी ने तो कभी अपने विरोधियों से ना माफ़ी मांगी और ना कभी झुके, बल्कि शिवाजी की वीरता की तो मिसालें दी जाती है। ऐसे में अपने माफ़ीनामे से शिवाजी के साथ सावरकर का नाम लेकर मोदी ने शायद बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों वैसे मोदी भक्ति में लगे लोग मोदी की इस माफ़ी वीरता को विपक्ष के नेहले पर देहला साबित करने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सावरकर का जिक्र करके ही मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है। लेकिन दोस्तों इस तरह की भक्ति करने वाले लोग असल में मोदी की जड़ों को भी और कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी को सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। सच तो ये है कि मोदी ने माफ़ी मांगने में देर कर दी है। दोस्तों 26 अगस्त को मूर्ति के गिरने वाले दिन ही मोदी जी माफ़ी मांग लेते तब तो उसका कुछ असर होता, लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरे 4 दिनों का वक्त लिया और इसी बीच पूरे महाराष्ट्र में ज़बरदस्त गुस्सा दिख गया। बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मोदी ने 8 महीने पहले इसका अनावरण भी किया था, इसीलिए दोस्तों निशाने पर मोदी भी रहे। विपक्ष के दल तो इस पर अपना गुस्सा दिखा रही है। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे ने भी इसके लिए माफ़ी मांगी और अजित पवार भी मालबन जाकर आ गए, क्योंकि ये दोनों नेता भी अब समझ रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए भी जीतना मुश्किल हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह एनडीए में पड़ रही चुप्पी दरार है। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा को चुनाव आयोग ने त्योहार तक टाल रखा है। जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होता बीजेपी हार से दूर रह सकती है, लेकिन एक ना एक दिन तो चुनाव घोषित होंगे ही, और क्या तब बीजेपी जीत के दावे के साथ जनता के बीच उतर पाएगी? दोस्तों ये सवाल इस समय खुद बीजेपी को परेशान कर रहा है। दरअसल हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी है कि हमें कम से कम 100 सीट जीतने पर ध्यान लगाना है, ताकि हमारे बिना कोई सरकार ना बना पाए। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 105 सीट जीती थी और इस बार बीजेपी ने खुद ही अपनी सीट घटा चुकी है। वहीं बीजेपी के साथ शिवसेना सिंधगुटे भी और एनसीपी अजित पवार गुट भी जीत को लेकर आशंकित थे। तीनों दलों के बीच अब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। इसके अलावा शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के बयान से एनसीपी के नेता बेहद नाराज है, क्योंकि तानाजी सावंत ने कह दिया था कि उन्हें एनसीपी नेताओं के बगल में बैठने से उल्टी आती है। दोस्तों इतना अपमान के बाद क्या अजित पवार चुप रहेंगे क्या? आगे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? ये सारे सवाल महाराष्ट्र के राजनीति में उठ रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी मशक्कत करने के बाद सत्ता हासिल की है। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के इन दोनों प्रमुख दलों को तोड़ने का कारनामा बीजेपी ने कर दिखाया है, लेकिन आज के हालात में ये बता रहे हैं कि भविष्य में इस सत्ता को बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। कुछ ऐसे ही हालात अब केंद्र में भी बन रही हैं। सत्ता के 2 कार्यकाल में मोदी ने खूब मनमानी तरीके से फैसले लिए और कृषि कानून जैसे एकांत अपवाद को छोड़कर अपने फैसले को अपनी मर्जी से लागू भी करवाया। लेकिन तीसरे कार्यकाल में मोदी की मजबूरी बार बार नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम और ब्रॉडकास्ट बिल जैसे फैसले फिलहाल मोदी ने टाल दिए हैं। लेकिन दोस्तों उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी के दूसरे नेता अब हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए फेर में है और इसमें बीजेपी को ही फंसा रहे हैं। ताज़ा मिसाल असम का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने पेश की है। ज़रा देखिए, असम विधानसभा ने जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया है। इस बारे में सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि ये प्रथा 1937 से शुरू हुई थी और अब इसे बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पुराने नियमों के मुताबिक शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी ताकि मुस्लिम सदस्य नमाज के लिए जा सके। लेकिन दोस्तों इस नए नियम के मुताबिक विधानसभा धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी भी स्थगन के बिना अपनी कार्यवाही संचालित करे। असम सरकार के इस फैसले पर अब एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने
इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। बेहतर होगा अगर असम के सीएम लोगों की गरीबी से उत्पन्न उठाने पर अधिक ध्यान देते। दोस्तों, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले का आलोचना की थी और कहा था कि असम के सीएम विश्व शर्मा की लोकप्रियता हासिल करने के लिए योगी का चीनी संरक्षण बन गए हैं। वैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा अपने फैसले को ही सही बता रहे हैं कि ये सभी विधायकों की सहमति से लिया गया है और पूरे देश में कहीं इस तरह का नियम नहीं है। लेकिन जिस तरह आरजेडी के साथ साथ जेडीयू ने भी असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, वो दिखा रहा है कि बीजेपी के साथ उसके सहयोगी भी नहीं निभा रहे हैं। खासकर जहां बात अल्पसंख्यकों या एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की आती है, वहाँ एनडीए के दल बीजेपी की तरह धार्मिक ध्रुवीकरण करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो और उस पर जेडीयू की राय बीजेपी से अलग है। दोस्तों, आपने देख लिया, एससी एसटी लेयर के मामले में भी, क्रीमी लेयर के मामले में भी, दरअसल उसमें भी चिराग पासवान पहले ही अपनी असहमत दिख चुकी है। अब तो चिराग पासवान को ये भी समझ आ रहा है कि बीजेपी किस तरह उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है। हालांकि चिराग पासवान अब भी खुद को मोदी का हनुमान और बीजेपी का सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन उन्हें दबाव में लेने की तैयारी भी हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल चिराग पासवान पर एक के बाद एक 3 गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहला बात यह है कि रेप के मामले में दूसरे आरोपी होने की बात चिराग ने चुनावी हलफनामे में नहीं लिखी। दूसरा आरोप यह है कि चिराग के ऊपर की चुनावी हलफनामे में संपत्ति की पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। और तीसरा आरोप यह है कि चिराग की बीटेक की डिग्री भी गलत है। दोस्तों, उसकी बात ही गलत है। अब इन 3 गंभीर आरोप के बाद चिराग पासवान मोदी सरकार के फैसले पर कितनी असहमति दिखा पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार मोदी कितने साथियों को इसी तरह दबाव में लाकर सरकार चला पाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के डरो मौत का असर तो अब नज़र आने ही लगा है। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।